Hello everyone, welcome back to the fast track batch or revision series of company law. हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं which talks about share and share capital. अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं हमेशा अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलती हूँ क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो हम लाइन टू लाइन इंटरप्रिटेशन नहीं करने वाले हैं. इट इज जस्ट कि हम कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, अ क्विक रिविजन कर रहे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको बेसिक नॉलेज है, पता है कि इस टॉपिक के अंदर ये पर्टिकुलर चीज किस बारे में बात करती है, या मैं बोलूं आपने पढ़ा था बट ड्यू टू एनी रीजन आपको अब वो याद नहीं है, या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एक बार एक क्विक रिविजन की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज फॉर दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. शेयर एंड शेयर कैपिटल. अब अगर मैं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपसे पूछूं दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म शेयर कैपिटल, तो आपका इस पे क्या आंसर होगा. देखो, बहुत लेमैन लैंग्वेज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी एक बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैंने एक कंपनी सेटअप करी है या मेरी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी. अब इतनी मेरे पास कैपिटल होती तो मैं, मतलब समझ रहे हो ना कि इतना किसी के पास भी नहीं होता है कि वो सारा का सारा पैसा हमेशा खुद ही लगाता रहे. एक सर्टेन पॉइंट पे हमें जरूरत पड़ती है फंड्स की, तो हम किसके पास आते हैं, हम बैंक्स के पास जाते हैं या हम इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं. तो से सपोज एक बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड वो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है. सो व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्स फंड, तो आप उस कंपनी के शेयर परचेज करते हो, उसको कैपिटल रेस करने में हेल्प करते हो, अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, कुछ सर्टेन शेयर कंट्रीब्यूट करते हो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए. तो मैं बोल सकती हूँ शेयर कैपिटल मतलब पब्लिक जब एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उस कंपनी में अपना एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करती है, दैट इज शेयर कैपिटल. करेक्ट है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा हमने, बट ऑब्वियसली ये हम टर्म्स अपने एग्जाम्स में यूज नहीं करके आएंगे. इट इज जस्ट कि आपको समझ में आना चाहिए कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या है. पिक्चर भी सिंबलाइज क्या करती है कि मुझे मेरी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स उठा रही है. दैट मीन्स देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक सर्टेन अमाउंट 3 लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो दैट मीन्स आप अपना शेयर जब कंपनी को देते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसके कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो अपना एक शेयर. ठीक है, that means certain amounts of fund. So the term capital has a variety of meaning. Obviously अब जैसे मैंने आपको ये समझाया कि शेयर कैपिटल क्या है, तो हर कोई अपने जिस भी एरिया में डील करता है वो टर्म जनरली उससे ही रिलेट करता है. सो इट मे मीन वन थिंग टू एन इकोनॉमिस्ट, अनदर टू एन अकाउंटेंट, विच इज वेरी मच कॉमन. अब हमें पता है, हम जब शेयर कैपिटल को क्लासिफाई करने में आते हैं तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हमें सुनने में आता है कि शेयर कैपिटल के काइंड हैं. अब बहुत बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. दो चीजें हैं, कंफ्यूज कभी नहीं होना. काइंड्स एंड दूसरा है हमारा टाइप ऑफ शेयर्स. तो कई बार दो ही सुनने में दोनों बहुत अलग चीजें हैं, बट कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स आर देयर. ठीक है, तो जब मैं काइंड्स की बात करती हूँ तो हम जनरली 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं. क्या मैंने बोला, जब अपनी हम कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो मैं अपनी कंपनी का एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, या मैं बोलूँ चार्टर डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट जो मेरा फाउंडेशन है कंपनी का, वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. करेक्ट. अब उस मेमोरेंडम में हमें पता है हमारे क्लॉजेस होते हैं. एक इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, वो होता है मेरा कैपिटल क्लॉज. तो मतलब क्या, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, बिजनेस एज एन आप एक कंपनी फॉर्म करके बिजनेस करते हो, तो अब आपकी कंपनी का एक मेमोरेंडम बनता है, उसके अंदर आप अपने कैपिटल क्लॉज में एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करते हो. फिक्स क्या बोल रही हूँ कि पता है कि भाई मुझे एक, देखो अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूँ तो मुझे कुछ तो नॉलेज है ना, या मेरा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके जाती हूँ कि हाँ मुझे ये बिजनेस को करने में इतनी ड्यूरेशन के अंदर सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, फॉर से हमने बोला कि ठीक है, मेरे को मैं जो बिजनेस स्टार्ट करी हूँ उसमें मैं इन फ्यूचर, मतलब
बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मुझे ऑलमोस्ट 50 lakhs की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। अब 50 लाख मैं बोल रही हूँ तो मैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करके बोलती हूँ। तो मैं बोला हाँ मुझे 5 साल में इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या जनरली कंपनीज ये अमाउंट हमेशा ज्यादा ही रखती हैं कि बार बार इसको ऑल्टर ना करना पड़े। तो फॉर से मैंने अपने मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज में 50 लाख रुपीस लिख दिया कि ये मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल है। नाउ ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल बोले, ये सारे क्या है टर्म सिनोनिम्स है, या मैं बोलूं नॉमिनल कैपिटल, ये एक ही चीज को डिनोट करता है, एक ही चीज को सिग्निफाई करता है। मतलब क्या कि मैं एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर रही हूँ कि अगर कंपनी मेरी बाहर से पैसा उठाती है तो या मेरी कंपनी की कैपिटल इससे ज्यादा मैं रेज नहीं करूंगी, ये मेरी अपर लिमिट है और दिस इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच आई कैन रेज मनी, ठीक है। तो ये मेरी एक आप बोल सकते हो लिमिट है, इसके बाहर मेरी कंपनी पैसा नहीं ले सकती है। तो हमने क्या बोला, ये मेरी क्या है नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज है जो मैं अपनी कंपनी के मेमोरेंडम में लिख लेते हैं कैपिटल क्लॉज के अंदर। अब जो होगा वो इसी पैसे के अराउंड होगा, ये लिमिट तक ही मैं जो भी उठा सकती हूँ पैसा वो यही लिमिट तक है, ठीक है। फिर आता है इशूड कैपिटल। अब ये तो मैंने अपनी लिमिट तय करने को मुझे मेरे इनकॉर्पोरेशन में बोला गया इनकॉर्पोरेशन रूल्स के हिसाब से, तो मैंने अपनी एक लिमिट तय कर ली। अब जरूरी नहीं है मुझे 50 लाख देन एंड देयर ही रिक्वायर्ड हूँ। मैं क्या करूंगी कि जैसे जैसे मेरी बिजनेस की नीड बढ़ती है मैं उस हिसाब से क्या करती रहूंगी, पैसा मार्केट से उठाऊंगी। तो जब कंपनी अपने सपोज हम शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब मुझे एक सर्टेन अमाउंट की फंड रिक्वायर्ड, अब सपोज मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 50 में से 10 की लिमिट माइनस हो गई है, ठीक है। अब मैं और मेरी कंपनी कितना आगे जाके पैसा उठा सकती है, बचता है 40 लाख। तो जो ये 10 लाख के शेयर्स में इशू करने जा रही हूँ, से सपोज हम इशू कर रहे हैं जैसे हमने बोला कि ये हमारे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है मेरी कंपनी को, करेक्ट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 लाख शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज के मैं शेयर्स इशू कर रही हूँ मार्केट में। तो ये क्या हुआ, मेरी इशूड कैपिटल हुई, जो मेरी कंपनी ने एक सर्टेन अमाउंट रेज करने के लिए शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। जितनी उनको उस समय पैसे की रिक्वायरमेंट है, दैट इज माई इशूड कैपिटल। देन जब मैंने पब्लिक को क्या देती है कंपनी, इनविटेशन देती है कि तुम हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, ठीक है, दैट इज एन इनविटेशन। तो मैंने कितने का दिया, 10 लाख का दिया। अब जरूरी नहीं है कि मेरा जो इनविटेशन है पब्लिक पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर ले, अज्यूमिंग दैट बीइंग अ पब्लिक कंपनी, करेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि पब्लिक वो सारे के सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले, वो फुली सब्सक्राइब्ड हो, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हम सुनते हैं, लेकिन अब इट इज नॉट नेसेसरी कि हर केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो। तो जब मैंने 10 लाख का इनविटेशन दिया, इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है 9 लाख रेस कर पाऊं, मैं 8 लाख कर पाऊं, या 10 या 11 भी कर पाऊं। बट क्योंकि मैंने 10 की लिमिट रखी है तो मुझे इशूड कैपिटल मेरी 10 लाख है, और से सपोज मुझे 9 लाख के शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब वो चीज हो गई जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है आपका इनविटेशन, उतना पैसा आपकी कंपनी में लोग लगाने को तैयार हैं, दैट इज दे आर रेडी टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, करेक्ट। सो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अलॉटमेंट का प्रोसीजर हम अज्यूम करें सब कुछ हो गया, ठीक है, सेटल डाउन हो गया सब कुछ। अब बात आती है कॉल्ड अप एंड पेड अप की, ये दो चीजें क्या है। देखो हमें अब क्या है, आजकल आप देखोगे जनरली शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब, बट देन अगर मैं आपके 12th पे जाऊं अकाउंट्स में, तो हम पढ़ते हैं शेयर कैपिटल करके एक जो भी चैप्टर होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी कॉल वाइज पैसे मंगाती है, कि फेस वैल्यू अगर 10 है तो एप्लीकेशन जब हम देते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मनी सपोज 2 थी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मेरी 3 रुपए की हो रही है, फिर सेकंड कॉल 2 की हो रही है, और थर्ड कॉल 3 की हो रही है, तो ये मिला के कितने हो गए, 10 रुपए हो गए, ठीक है। से सपोज हम यही मान के चलते हैं कि कंपनी फेस वैल्यू को ब्रेक कर करके पैसे मंगा रही है। अब क्या हुआ,
कि अब जितना कंपनी ने उस समय आपसे कॉल करके बोला कि हाँ अब फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की होने वाली है, अब आप 3 रुपए के हिसाब से जो आपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके पैसे हमें चाहिए, ठीक है। कंपनी ने आपको कॉल करके बोला कि अब ये इतने पैसे कंपनी को रिक्वायर्ड है, आपका टाइम, जैसे हम इंस्टॉलमेंट भी देते हैं ना, अब ये वही चीज समझ लो। तो जब आपको इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई, अब इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने शेयर होल्डर्स को मैं कॉल करूं वो सब टाइम पे उतने पैसे दे दें, क्योंकि जब जरूरी नहीं है जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हो उस समय लोगों के पास भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है फंड्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो कुछ लोग दे पाएंगे, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, तभी फोरफीचर का भी क्लॉज यहाँ पे आता है। सो कॉल्ड अप वो है जो कंपनी ने आपसे कॉल करके जितने पैसे मंगवाए हैं, दैट इज कॉल्ड अप। एंड जितना मेरे शेयर होल्डर्स, जितने लोग उसको दे पाते हैं, एक्चुअली जो कंपनी को रिसीव होता है इज पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैं वही बोल रही हूँ, फोर फीचर का क्लॉज भी यही आता है, तभी कॉल्ड अप एंड पेड अप में डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको ये टर्म्स पहले से पता थे, जस्ट कि हमने एक बार रिवाइज किया है। सो नॉमिनल ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, बोलते हैं सच कैपिटल इज एज such capital as is authorized by the memorandum of a company to be maximum amount of share capital of the company, कि ये मेरी मैक्सिमम शेयर कैपिटल की लिमिट है जो हम अपने MOA में अपने कैपिटल क्लॉज में लिख देते हैं। फॉरेन से कि अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि 10 लाख कंपनी ने यूज कर लिया, ठीक है, लिमिट बची 40 लाख की, ऐसे कर करके हमारा पूरा 50 लाख की लिमिट जो है वो टच हो गई। अब अगर कंपनी को फिर से और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब कंपनी क्या करेगी, इसको ऑल्टर करेगी, इसकी लिमिट को इंक्रीज करेगी, तभी वो और पैसा रेज कर सकती है। सो इशूड कैपिटल इज सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड or nominal capital which the company issues for the time being for public. Subscribed capital is such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company. Then called up such part of capital which has been called for payment. It is that portion of the subscribed capital which has been called up. भाई जितने लोगों ने मेरे सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर, अब उनको कॉल करके हम एक सर्टेन अमाउंट की कॉल उनसे मांगेंगे। पेड अप जो एक्चुअली में कंपनी को असली में जो मिलता है, ठीक है, वो मेरी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, कि हाँ उनकी बुक्स में मतलब उनको दिख गया कि इतने पैसे मेरी कंपनी को मिल गए हैं एक्चुअली। ये सारी चीजें तो अभी हो रही है कि हाँ हम अज्यूम करें इतने पैसे आ जाएंगे, जब वो फाइनली आ जाते हैं दैट इज माय पेड अप शेयर कैपिटल। नाउ दीज वर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ शेयर। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, करेक्ट। इक्विटी को भी अगर मैं फर्दर बाइफर्केट करूं कि ठीक है हमें पता है हमारे दो तरीके की शेयर्स होते हैं, एक है मेरा इक्विटी एंड द अदर वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी को अगर मैं दो कैटेगरीज में डिफाइन करूं या कैटेगराइज करूं तो वो कौन कौन सी है। एक है हमारा इक्विटी जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इक्विटी विद इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स, एंड दूसरा है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, जब मैं बोल रही हूँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या है कि दो इक्विटी शेयर्स को जब मैंने कैटेगराइज किया तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वोटिंग राइट्स में आ सकता है या फिर डिविडेंड में आ सकता है। तो ये तो हो गया कि भाई मेरे इक्विटी शेयर्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बट ये होता क्या है, इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हम किसको कहते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स को हम पहले डिफाइन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स एज द नेम सजेस्ट, जिन शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें लाइन में सबसे आगे खड़ा किया जाता है, कि भाई अगर प्रसाद बट रहा है तो जो लाइन में सबसे आगे है वो तो डेफिनेटली है ना, उन्हें तो मिलता ही मिलता है। मान लो आप एक किसी टेम्पल में गए हो, ठीक है, बहुत उसकी मान्यता है और वहां पे कुछ प्रसाद बट रहा, आपको पता है कि इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, तो वी आर वेरी मच श्योर कि हमें क्या, हमें लगता है हम सबसे आगे खड़े, क्योंकि आगे खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो हिस्से में आएगा ही आएगा। पीछे वालों को श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ अगर हम धक्का देके आगे तक पहुंच पाए तो शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज नहीं भी मिल सकता। तो वही केस इक्विटी एंड प्रेफरेंस के केस में भी है। प्रेफरेंस में मैं क्या बोल रही हूँ, लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, मतलब क्या है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा
तो इनको डिविडेंड मिलना तय ही तय है, मतलब इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। जब भी हमने कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे, उन्होंने कोई सर्टेन अमाउंट परसेंटेज बताया था कि इतना परसेंट प्रॉफिट एज ए डिविडेंड आपको मिलेगा जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो वो जो रेट तय हुआ था उनके इशू के टाइम पे, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। फिर अगर प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद कुछ सरप्लस बचता है, तब जाके इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर्स जिनके पास है, उनको वो डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट बांटा जाता है। तो ये कहाँ इनको प्रेफरेंस मिली? हमने बोला इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है। सेकेंड, वाइंडिंग अप के टाइम में, दैट मीन्स अगर मेरी कंपनी वाइंडिंग अप में गई है तो जो पैसा मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया था जब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदा था, उनकी कैपिटल सबसे पहले दी जाएगी। मतलब कंपनी वाइंडिंग अप पे गई है, अब कंपनी के एसेट एंड लाइबिलिटीज को सारा सेटल डाउन करके एक सर्टेन अमाउंट बचेगा, ठीक है। वो जो अमाउंट होगा वो सबसे पहले उससे किसके पैसे दिए जाएंगे, किसका उधार चुकाया जाएगा? तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है। उसके बाद अगर अगेन कुछ बचता है तो जो पीछे खड़े हैं, दैट मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको पैसा मिलेगा। सो दो चीजों में इनको प्रेफरेंस है। क्या दो चीजें हैं? राइट टू डिविडेंड, ठीक है, इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, एंड सेकंड इज इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये दो चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बहुत डिफरेंस क्या है, देखो मिल तो इक्विटी को भी रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिलेगा कहीं ना कहीं अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, और दूसरा उनको वो कैपिटल भी वापस हो ही जाती है। बट जो मेन बोलते हैं ना गेम चेंजर क्या होता है, दैट इज वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो नहीं मिलती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के, हमारे कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती है। दे ओनली गेट द राइट टू वोट जब उनके शेयर्स पे कोई बात आती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग होती है, तभी उनको अपनी वोट एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है या पावर दी जाती है। अदरवाइज कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी में कौन डायरेक्टर आएगा, कंपनी में क्या रेजोल्यूशन पास होना है, ठीक है, जितने हम सेक्शंस पढ़ेंगे अब आने वाले टाइम में लोन्स को लेके, कितने सारे, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई भी रोल नहीं होता है। रोल कौन इंपॉर्टेंट प्ले करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डिफरेंस क्या, आप डेफिनेशन भी देखोगे तो वहां पे क्या बोली गई है कि इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स, देखो, विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मतलब क्या, जिनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी which carries or would carry a preferential right with respect to, दो चीजें क्या, payment of dividend and the other one is repayment of the capital in case of winding up of the company. Then the share and types of share capital. अब बोलते हैं कि shares mean a share in a share capital of a company and includes stock. So अब आप मुझे बताओ what is the difference between stock and share? दो obviously एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि ये वर्ड आया है तो इसका इन दोनों में डिफरेंस तो है, ठीक है। हमने बोला शेयर इंक्लूड स्टॉक, मतलब शेयर्स में स्टॉक इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इट इंक्लूड स्टॉक, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आप ये नहीं बोलते हो कि मैंने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे, बोल भी सकते हो, बट कुछ डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? देखो, जब भी हम शेयर्स की बात करते हैं, ये हमेशा इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी से डील करते हैं, या कंपनीज, मतलब हो सकता है 2 4 6, मतलब एक हमें पता है कि इस कंपनी के शेयर है मेरे पास, ठीक है। आप जैसे अगर ट्रेड करते होगे तो हम क्या बोलते हैं कि आज मैंने HDFC के शेयर खरीदे, या मैं बोला आज मैंने सिप्ला, टाटा मोटर्स, इन सब के शेयर खरीदे। व्हेन आई टॉक अबाउट स्टॉक, तो ये
ये क्या है, ये एक जेनेरिक टर्म है, एक ब्रॉडर लेवल पे यूज होता है, और ये क्या है, जेनेरिक टर्म है। मतलब क्या, मैं अगर किसी के बोलता है ना आई होल्ड स्टॉक्स और आई ओन स्टॉक्स, मतलब उसके पास एक कंपनी के ही नहीं लेकिन बहुत सारी कंपनीज उस पर्टिकुलर सेक्टर, सपोज ऑटोमोबाइल्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो टाटा के शेयर है मेरे पास, मारुति के शेयर है, ठीक है। व्हेन समबडी इज सेइंग दैट आई होल्ड स्टॉक्स, मतलब क्या, उसके एक पर्टिकुलर कैटेगरी सपोज ऑटोमोबाइल, तो उसके पास जितनी ऑटोमोबाइल्स के अंदर कंपनी आती है उनके शेयर्स हैं उसके पास। तो ये ब्रॉडर लेवल पे बात हो रही है, बड़े लेवल पे बात होती है, दैट इज स्टॉक्स, ठीक है। और जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर हम स्पेसिफिक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं। एग्जांपल याद रखना, और हम ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में मैंने क्या बोला, जैसे टाटा के शेयर्स हैं तो हम नाम क्या बोल रहे हैं, शेयर है, ठीक है, मारुति के शेयर है। और अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास स्टॉक्स है, मतलब इस पर्टिकुलर एक ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है, उस हर किसी के शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैंने क्या बोला, आई होल्ड स्टॉक्स, करेक्ट। नाउ नेचर ऑफ शेयर, नेचर ऑफ शेयर क्या, देखो जब हम बोलते हैं ना शेयर्स हैं, तो जनरली अगर आप और मैं, हम दोनों आपस की बात करें तो हम बोलेंगे हमारे पास इक्विटी, जनरली इक्विटी शेयर्स हम बात करते हैं, और वो भी अगर आपके पास एक सर्टेन अच्छे अमाउंट के हैं, अच्छा खासा आप स्टेक होल्ड करते हो कंपनी में, तो आपको क्या राइट मिलता है, आपको राइट टू वोट मिलता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, राइट टू वोट इज बेसिकली अ गेम चेंजर, करेक्ट। So a share is the right to specified amount of share capital of company carrying with it certain rights and liabilities while the company is going concern. जब तक कंपनी है तभी तक कंपनी को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उसके बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेने हैं आप उसमें अपनी इंटरफेयर कर सकते हो, कैसे कंपनी किस डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए उसको डिटरमाइन डिसाइड कर सकते हो। बट अगेन ये नहीं कि मेरे पास कंपनी के 10 शेयर्स हैं, ठीक है, से सपोज मेरे पास सिप्ला के 10 शेयर्स हैं, तो मैं उनके डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज 10 शेयर्स क्या होते हैं, मतलब क्या है, जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वहां पे, एंड वो डायरेक्टर्स सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं, बिकॉज उनका पैसा इन्वॉल्व होता है। So a share is a right to participate in the profit made by the company while it's a going concern. Again, Section 44 of the Companies Act provides a share or debenture or other interest of any member in a company is a movable property. अच्छा, अब हमें ये पता है, मैं अगर बात करूं हमारे शेयर्स की, तो हमें पता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो जब हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उनके शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, करेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे मैंने बोला इक्विटी को हमने 2 कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइड किया, हमने बोला विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो दो काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, विद आप बोल सकते हो इक्वल वोटिंग राइट or with voting right, and the second one is differential voting right. So differential जब मैं नाम दे रही हूँ तो उसमें क्या डिफरेंट है इक्वल वाले से, तो जैसे मैंने समझाया 2 ही चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, या तो उनको डिविडेंड जो मेरे नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है उनसे कुछ सर्टेन परसेंट ज्यादा मिलेगा तो उससे डिफरेंट हो गया, ठीक है। या कंपनी बोल सकती है कि आपको जो सपोज इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को हम जनरली क्या बोलते हैं, 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट, जनरली यही बोला जाता है। तो हो सकता है जो मेरे डिफरेंशियल जिनके पास डिफरेंशियल शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उनको हो सकता है 1 शेयर इक्वल्स टू 2 वोट्स मिले हो, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस सिर्फ 2 ही चीजों में हो सकता है, या तो उनको डिविडेंड में डिफरेंस हो सकता है या उनकी वोटिंग पावर में डिफरेंस हो सकता है। Wherein when we talk about preference share capital, तो हम देखेंगे इनको हम 4 कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, फर्स्ट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ कन्वर्टेबल, देखो नाम अगर आप पढ़ रहे हो बेसिक, अगर मैं आपको बात बताऊं कि ठीक है आपने घर पे भी अपने आप पढ़ना है, फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको एक क्विक रिवीजन जरूर करा सकती हूँ, बट जब तक अनटिल अनलेस आप अपने एफर्ट से खुद नहीं पढ़ोगे
तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज कई बार हम टर्मिनोलॉजीज में फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। तो बेटर वे ऑफ स्टार्टिंग क्या है कि आपने एक डिटेल बैच देख लिया, ठीक है, आपको रिवीजन के लिए आपने फास्ट ट्रैक बैच भी ले लिया, वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छा किया, बट आपको खुद भी एफर्ट्स पुट करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड राइट योर एग्जाम्स, आपको खुद पढ़ना है, खुद भी समझने की कोशिश करनी है। तो एक जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ, बेटर वे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ते हो, आपको कोई वर्ड ऐसा आता है कि इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, जस्ट स्टॉप देयर, उसको अंडरलाइन करो, मीनिंग ढूंढो, उसके ऊपर लिखो एंड देन मूव ऑन, ठीक है। और कई बार होता है कि एक वर्ड का मीनिंग किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ है और किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखो, आपको मीनिंग नहीं पता तो ये किस रेलेवेंस से यहाँ पे यूज किया गया। जब आप ऐसे मीनिंग को, शब्दों को समझ के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्मूथ राइड होने वाली है। सो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, हमें ये पता है कि अगर मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, तो कंपनी हो सकता है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दे कि आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो, आपका अगर मन करता है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लगते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, कन्वर्टेबल शेयर्स पोजेस एन ऑप्शन और राइट वेयरबाय दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एट सम अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। कंपनी कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करके ये बोल सकती है कि आपका अगर जब आपकी मेजॉरिटी रेट आ रही है तब अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने शेयर्स को रिडीम करके कंपनी से जा भी सकते हो। फाइन, तो नॉन कन्वर्टेबल क्या हो गया, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी ने ये राइट नहीं दिया है या ऑप्शन नहीं दिया है कि वो एट सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर पाए, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। देन कम्स द रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। सो आप मुझे बताओ कि क्या कंपनी इररिडीमेबल शेयर्स इशू कर सकती है? 2 मिनट सोचो एंड गेट बैक टू योर डिटेल क्लास, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक कंपनी इररिडीमेबल शेयर्स क्या इशू कर सकती है, इज इट इवन वैलिड? सो दिस इज नॉट वैलिड एज पर सेक्शन आई गेस 55, हम पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगा। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट वैलिड, आई मे बी रॉन्ग एट कोटिंग सेक्शंस, बट ये है, ठीक है। क्या बोला कि हम इररिडीमेबल शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है, तो मतलब क्या हुआ, कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी, रिडीमेबल मतलब कंपनी एक सेट इयर्स ड्यूरेशन देगी, से सपोज 10 इयर्स, 10 साल बाद आपकी जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, जो पैसा आपने कंपनी को कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी को उस 10 साल जब पूरे हो जाएंगे आपकी कैपिटल आपको वापस करनी पड़ेगी। दिस इज रिडीमेबल शेयर्स। एंड इररिडीमेबल मतलब कि कंपनी ने कोई डिफाइंड टाइम ही नहीं दिया है, इनडेफिनेट टाइम हो गया, तो वो ऐसा करना अलाउड नहीं है कि आज आपने मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए और हमने क्या बोला, इररिडीमेबल है, जब कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप तो लेने आ जाना, तो वो अलाउड नहीं है। तो ये हम यहाँ पे साफ बात आती है कि इररिडीमेबल शेयर्स को इशू करना अलाउड ही नहीं है। ओनली रिडीमेबल शेयर्स इशू हो सकते हैं, वो कितने टर्म के लिए हो सकते हैं, 20 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम कंपनी 20 साल के लिए इशू कर सकती है, बट अगेन इसमें भी एक्सेप्शंस है, कुछ हमारी आप बोल सकते हो कैटेगरीज की कंपनी है जो इससे ज्यादा के लिए भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। सो हैज अ मेच्योरिटी डेट, मतलब रिडीमेबल से आप अंडरलाइन करते चलो, जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, नाउ इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो कि आप अगर देख रहे हो तो पेन पेंसिल नोट्स अपने साथ रख के पढ़ो, बिकॉज सुनने से ही सिर्फ काम नहीं होगा, यू नीड टू अंडरलाइट और हाईलाइट सर्टेन थिंग्स। कि रिडीमेबल में एक आप बोल सकते हो एक कीवर्ड क्या है, दैट इज मेच्योरिटी डेट, इनकी मेच्योरिटी डेट होती है, इररिडीमेबल डज नॉट हैव एनी मेच्योरिटी डेट।
पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट बटेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा। लाइन में वो आगे खड़े हैं, सबसे पहले उनको प्रॉफिट जाता है, ठीक है। उनको जो भी उनका एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड हुआ था वाइल द कंपनी, जब कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए, उतना सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन अगर आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पीपी है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आपका जो हक बन रहा था, जितना कंपनी ने आपको इशू करते टाइम वादा किया था वो तो उन्होंने निभाया और आपको उतना सर्टेन परसेंटेज दे दिया, लेकिन उसके बाद जो सरप्लस बचता है वो हमने क्या बोला कि जो पीछे लाइन में खड़े हैं ना उनके पास गिरता है, ठीक है। तो ये सरप्लस जो इनको देने के बाद बचता है प्रेफरेंस शेयर्स को, वो इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगेन आपने बोला आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब इस सरप्लस में भी आप आओगे अपना हिस्सा लेने, आप पार्टिसिपेट करोगे सरप्लस में आफ्टर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब क्या हुआ, दोबारा से समझो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड में, तो उनको उनका हिस्से का डिविडेंड जो डिसाइडेड था एट द टाइम ऑफ इशू वो मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जब उनके हिस्से देने की बारी आई आपको, क्योंकि आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आप उस सरप्लस अमाउंट में जो इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है आप उसमें से भी अपना हिस्सा लोगे। तो मीन्स क्या है, आप उसके उनके प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करोगे, दैट मीन्स यू हैव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब वो किस हिसाब से होगा वो कंपनी ने ऑलरेडी डिटरमाइन किया होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कि आपका जो हिस्सा, आपको कंपनी जो ने जो वादा किया है वो कंपनी निभाएगी, ठीक है, उतना परसेंटेज आपको मिल गया है। फिर उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं है कि जो आपको देने के बाद बचता है प्रॉफिट वो इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको अब वहां से कुछ नहीं मिलेगा। सो पार्टिसिपेटिंग मतलब सरप्लस में अपना हिस्सा लेने के बाद भी आप पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में जितना मेरा हिस्सा है वो तो फॉर श्योर शॉर्ट मुझे मिलेगा, लेकिन उसके बाद मुझे कंपनी कुछ नहीं देगी। अंडरस्टूड। देन कम्स दी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या है, देखो अगेन बोल रही हूँ, नाम समझो। क्यूमुलेटिव मतलब, एक्यूमुलेशन का मतलब पता है ना, इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव मतलब कि हमने बोला कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक। अब मान लो एक साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया, आप भले प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो पर कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। दूसरे साल भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिला। तीसरे साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जो 2 साल में कंपनी प्रॉफिट ना होने की वजह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई थी, डिविडेंड नहीं दे पाई थी, वो आपका बैकलॉग भी कवर करती है। तो मतलब क्या है, थर्ड ईयर में आपको इन 2 सालों का भी डिविडेंड मिलेगा, जो बनता होगा आपके रेट से, आपके जब आपको इशू हुए होंगे उस समय जो डिटरमाइन हुआ होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फिर आपका जो उस साल प्रॉफिट हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 सालों का डिविडेंड मतलब करंट ईयर एंड पिछले 2 सालों का कंपनी आपको इकट्ठा करके एक साथ वो डिविडेंड दे देगी, एक साथ प्रॉफिट दे देगी। सो दैट मीन्स आपका जिस साल नहीं भी प्रॉफिट हो रहा है आपका कोई नुकसान नहीं है, कंपनी के खातों में वो चीज चढ़ती जा रही है, जब होगा इकट्ठा मिलेगा, करेक्ट। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि मेरे पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है और मैं कंपनी, मेरे पास क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है तो जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ उसी साल मुझे डिविडेंड मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर नहीं हुआ तो कंपनी के खाते में भी मेरा नाम नहीं चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ा कि भाई हुआ ही नहीं तो हम दे कहां से। सेकेंड ईयर भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी उनकी बुक्स क्लीन है, क्योंकि उन्होंने बोला ही आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव है तो आप उनको बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है।
तो बात खत्म होगी। तीसरे साल जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने आपको पिछले 2 साल की उनकी गारंटी नहीं है देने की, क्योंकि आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का ही डिविडेंड जो बनता है आपका वो देंगे। पिछले 2 सालों को वो भूल गए हैं, आप भी भूल जाओ, आपको जिस साल हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस साल का मिलेगा। बैकलॉग में आप नहीं जाते हो, तो दैट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, करेक्ट। So preference share capital means a part of share capital with preferential right with respect to payment of dividend. It must carry a preferential right to fixed amount or amount calculated at fixed rate. As regard the capital in the event of winding, हम इनमें पढ़ चुके हैं कि repayment of capital में भी आपको preference दी जाती है। Then comes the equity share capital. ये क्या बोलता है? All share capital not falling within the above description. Above description मतलब जो हमारे preference share capital की category में fall नहीं हो रहा है, that comes under the equity share capital, which has no guaranteed amount of dividend, कि कोई जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेती है, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। सुना है ना? इसमें आपको हम कंपनी कुछ तय नहीं करिए कि आपको डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर क्या है कि ये वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं। अगेन सम इलस्ट्रेटिव राइट्स अटैच टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिविडेंड एज एंड व्हेन कंपनी हैज प्रॉफिट, एंड द अदर इज राइट टू ट्रांसफर फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कि आपके पास इक्विटी शेयर है, आप रखना चाहते हो तो रखो, अदरवाइज यू कैन ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन दी कंपनी। सो आई होप आपको जो मैंने अभी बहुत बेसिक चीज समझाई है प्रेफरेंस एंड इक्विटी, इन दो में डिफरेंस समझ में आया होगा, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग पार्ट बी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको इसमें से ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, प्लस ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप बात करेंगे हम लोग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, देन शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या है, सेक्शन 25, 28 ये सब किस बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दी प्रोस्पेक्टस। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपका क्या काम है, क्योंकि ये रिवीजन है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको ये सारे सेक्शंस इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, सो दैट जब मैं आपको आपकी स्किल्स को ब्रश अप कर पा रही हूँ तो हो सकता है आपसे जो पॉइंट छूटे हो मैं वो बताऊं और आपको वो चीज, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कोड करके आए, प्लस आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ना आ पाए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आप आई गेस अगर हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज देयर वी शेयर लॉट्स ऑफ वैकेंसी फॉर यू, दैट इज CS ट्रेनिंग related to jobs as well, and we at times हम लोग अपनी corporate and legal updates भी उसमें शेयर करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड विद शांतनु एंड तान्या भंडारी क्लासेस। तो टिल देन टेक केयर।